हेलो नमस्कार, मेरा नाम अनिल सकरवाल। कक्षा 12 के सिलेबस में चल रहे हैं और आज डे 73 में आगे डे 72 तक हम पहले कर चुके हैं, 72 क्लास हो गई है और चैप्टर संख्या जो अपना वो ये 7 चल रहा है। इसमें हमने काफी टॉपिक कर लिए थे, काफी दिनों का गैप आ गया। इससे पहले 8-10 दिन बीच में मैं क्लासेस नहीं ले पाया, क्योंकि सफर में था, एक दो कार्ड बन गए थे। अब हम इसके वापस जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। आज करेंगे जिसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें हैं इसके अंदर कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, है क्या ये। दूसरी बात, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, बनावट इसकी कैसी है। तीसरी बात, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, कार्य कैसे करता है ये। फिर इसके लिए जो कैलकुलेशन डेरिवेशन पोर्शन है इसका वो, तो जब बोर्ड एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में आता है तब तो डेरिवेशन पोर्शन इसका पूछ लिया जाता है, और शॉर्ट में ये पूछ लिया जाता है साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत में कार्य करता है, साइक्लोट्रॉन क्या कार्य करता है, साइक्लोट्रॉन में ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। इस तरह की बातें इसके अंदर पूछ ली जाती है। कभी कभार ऐसा भी पूछा जा चुका है साइक्लोट्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, जैसा बोर्ड में मैंने पहले बना दिया है, इसके अनुसार हम बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात, साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक उपकरण, एक डिवाइस है जो क्या करती है, धनावेशित कणों को गति करवाने का काम करती है। यानी साइक्लोट्रॉन के द्वारा धनावेशित कण कौन से, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये भारी जो कण है इनको गति करवाई जा सकती है। तो सबसे पहली बात, साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धनावेशित कणों को अत्यधिक ऊर्जा के साथ गति करवाई जा सकती है। अब दूसरी बात आती है इसका सिद्धांत। सिद्धांत के लिए पहले हम इसकी बनावट की बात करेंगे, फिर सिद्धांत की बात करेंगे, क्योंकि पता चल जाएगा फिर इसकी रियल में इसकी जो वर्किंग है वो इसका सिद्धांत है। वर्किंग क्या है, सिद्धांत क्या है, उसके लिए पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बनावट। तो पहली बात तो ये क्या काम करता है, धनावेशित जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स को गति करवाने के लिए काम करता है। एग्जाम्पल बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ईटीसी ये। अब दूसरी बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, रचना, इसकी संरचना कैसी होती है। कंस्ट्रक्शन में जैसे रहेगा कि देख रहे हैं हमें कि 2 चुंबकीय ध्रुव लगे, चुंबकीय क्षेत्र होता है N से S, ऐसे लंबवत, ऐसे है ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। इसके बीच में तो धातु के खोखले पार्ट होते हैं, डी शेप में होते हैं, डी स्ट्रक्चर में होते हैं, डी एबीसी जो अल्फाबेटिक डी है उसकी शेप में होते हैं, इसलिए इनको बोलते हुए डी है, डीज कहते हैं। डीज का मतलब दोनों है, एक को कह देते हैं D1 और दूसरे को कह देते हैं D2। ये रखा हुआ ये डी है, ये दिखाई दे रहा है यहां से, ये डी है, ये D1 है, और इस तरह से नीचे की तरफ जो है वो क्या है, ये D2 है। 2 मेटेलिक डीज हैं, धातु के खोखले पार्ट हैं जो डी आकृति के होते हैं। इनको इस तरह से बीच में ऐसे रख दिया, इसके ऊपर N और इसके नीचे की ओर M, तो N से S की ओर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र डी इसके लंबवत आरोपित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें कण की गति वृत्ताकार होती है। यह पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी आवेशित कण को जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करवाया जाता है तो वो हमेशा वृत्ताकार पथ तय करता है। अब देखो इसमें ये तो गई डीज की बात, ये इसका बीच का जो पार्ट है, खाली पार्ट, यहां पर धनावेशित कणों का स्रोत रखा जाता है, जहां से धनावेशित कण उत्सर्जित होंगे। इसको दोनों डीज के बीच में एसी सोर्स अप्लाई कर दिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत अप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी आवृत्ति जो है उच्च होती है। उच्च आवृत्ति का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जो होगा वो बहुत स्पीड से इसके अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में आधा भाग पॉजिटिव और आधा नेगेटिव होता है, तो हर आधे चक्कर के बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। उसकी हम बात करेंगे। ये इसकी संरचना है, या टारगेट है जहां पार्टिकल टकराएगा। अब इसमें क्या किया जा रहा है, एक बार फिर देख लें। चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में 2 धातु के, इसी प्रकार से आप नोट्स में इसी प्रकार से बना लेंगे इनको। चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में 2 धातु के कक्षक D आकृति के रखे जाते हैं।
जिनसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से उनको जोड़ा जाता है और इसकी आवृत्ति जो है वो उच्च रखी जाती है। इसके मध्य भाग में धनावेशित कणों का स्रोत रखा जाता है और ये जो धातु के कक्षक है इनको डीज कहते हैं। कॉमनली इनके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं अपने, डीज। दो है इसलिए एक D1 हो गया, दूसरा D2 हो गया। ये तो हुई ये बात। दूसरी बात, अब इसके वर्किंग की भी बात कर लेते हैं, वर्किंग। और फिर वर्किंग के बाद में बात करेंगे प्रिंसिपल की। वैसे तो सिद्धांत सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन जब हम समझ लेंगे तो फिर अपने आप सिद्धांत अपने आप पता चल जाएगा, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। सिद्धांत क्या है उसके लिए वर्किंग लिखिए। वर्किंग में क्या होता है कि यहाँ ये एसी सोर्स से जब इसको जोड़ा जाता है तो प्रारंभ में कोई ना कोई डी पॉजिटिव होगी, दूसरी डी नेगेटिव होगी। ये मान लेते हैं कि प्रारंभ में D1 जो है वो क्या है, ये D1 मान लेते हैं पॉजिटिव है, D1 मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो D2 क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ चार्ज पार्टिकल रखे हैं, वो गति करके किसे, धनावेशित पार्टिकल है वो, तो धनावेशित पार्टिकल किस में जाएगा, जिधर ऋणावेशित पार्टिकल, ऋणावेशित डी की तरफ आकर्षित होगा, इसमें प्रवेश करेगा। जैसे डी में यहां प्रवेश करेगा, जैसे यहां प्रवेश करेगा तो इसके लंबवत क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो रहे हैं, डी इस तरह आरोपित हो रहे हो, डी इस पे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा लंबवत, तो इसका कर्ण वृत्ताकार पथ होगा, वो हम पहले बात कर चुके हैं। वृत्ताकार पथ होगा तो यहां से लेकर यहां तक, एक बार ध्यान रखिए कॉमन क्वेश्चन आएगा, यहां से यहां तक ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। लेकिन ये आधा वृत्ति हुआ, इसके बाद जैसे ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से फिर वो क्या होगा, जड़त्व के नियम के अनुसार अगर कोई कण गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई भारी बल कार्य नहीं करता है। तो ये उस जड़त्व के कारण वापस आगे सीधा उसी पथ पे गति करता हुआ आगे जाएगा। जैसे ही इस डी में प्रवेश करेगा यहाँ पर, तो इन डी की ध्रुवता चेंज हो जाएगी, पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा कि जो डी क्या थी, पॉजिटिव थी, वो अब क्या हो जाएगी, इनकी आवर्ती इसी प्रकार से रखी जाती है कि जितने समय में ये यहाँ से आए उतने समय के बाद इनकी आवर्ती के कारण इनकी ध्रुवता चेंज हो जाएगी। ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी और ये D2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ये D नेगेटिव हो गई, कण कौन सा है, धनावेशित है, तो किस में जाएगा, ऋणावेशित D में, इसलिए वो किस में प्रवेश करेगा, D1 में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से पहले D2 में था, आधे चक्कर के बाद यहाँ पहुंचा, फिर D1 में आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक फिर क्या करेगा, ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो ये ध्यान रखना, वृत्ताकार पथ पर गति क्यों होती है, क्योंकि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। इसके बाद में फिर वापस कोई स्थिति होगी, फिर ये आगे जाएगा और अब फिर क्या होगा, D2 फिर नेगेटिव हो जाएगी, D1 फिर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर ये इसमें गति करेगा, फिर ये आगे इस तरह से पहुंचेगा, फिर ये D1 में गति करेगा। इस तरह से हर आधे चक्कर के बाद ध्रुवता बदलती रहेगी और कण की जो गति है वो कंटिन्यू इसी प्रकार से चलती रहेगी। अब इस गति में क्या दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहला जो चक्कर है आधा हुआ तो उसकी त्रिज्या कम है, दूसरा बना है उसकी इससे ज्यादा हो गई, तीसरा बना है उसकी और ज्यादा हो गई, इसके बाद ये हो जाता, लगातार क्या हो रहा है, इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ते बढ़ते जब इसकी त्रिज्या इतनी हो जाए कि ये इसके डी के समीप आ जाए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, विक्षेपण प्लेट लगा देते हैं कि उसकी तरफ वो क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। आकर्षित होकर फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है और जहां जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जहां पर उसको भेजना है वहां पर उसको भेज दिया जाता है। अब देखो इसका यूज क्यों किया गया है, क्योंकि सबसे जरूरी काम इसकी क्या, एनर्जी बढ़ानी है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज करनी है, गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ानी है। और ऊर्जा जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वेग पे। गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv²। वेग बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। 1/2 कांस्टेंट नंबर है, m मास ऑफ पार्टिकल, ये भी कण का द्रव्यमान, जो कण हमने ले लिया प्रोटॉन है तो जितना है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, उतना ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या किसमें परिवर्तन होगा, केवल वेग में। वेग में बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। अब वेग कैसे बढ़ेगा ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, एक बार फिर कर लेंगे आप कि 2 बार कर चुके हैं वैसे इस बात को, कि वेग किस पे निर्भर करेगा, त्रिज्या पर निर्भर करेगा। mv/qb हमने सिद्ध किया था, r = mv/qb, यानी त्रिज्या बढ़ेगी तो वेग के समानुपाती होगी त्रिज्या, इसलिए वेग भी बढ़ जाएगा और वेग बढ़ जाएगा तो
गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो कण की ऊर्जा जो है वो जैसे जैसे उसका त्रिज्या बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका वेग बढ़ गया, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए इसका सिद्धांत भी यही है कि यदि किसी आवेशित कण को, धनावेशित कण को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करके बार बार वृत्ताकार पथ पर गति करवाई जाए तो वह अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। ये इसका सिद्धांत है, और ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक नंबर में पूछ लेते हैं इसके सिद्धांत भी, तो सिद्धांत एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। रियल में जो वर्किंग है वो इसमें से सिद्धांत है। वर्किंग के द्वारा फिर हम बात करेंगे, पहले सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत क्या है कि जब धनावेशित कण को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में बार बार गति करवाई जाए तो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। ये इसका सिद्धांत है। उसके लिए एक बात और ऐड कर सकते हैं सिद्धांत में कि प्रत्यावर्ती उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत द्वारा, क्योंकि गति करने के लिए क्या चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए या आवृत्ति, उच्च आवृत्ति चाहिए स्रोत, तो एसी सोर्स यूज करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा उसमें अप्लाई करते हैं, उससे कण गति करना प्रारंभ करता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण गति को पथ मिलता है वृत्ताकार, और उस हर बार उसकी त्रिज्या बढ़ती है जिससे उसका वेग बढ़ता है, और वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब बात आती है इसके डेरिवेशन पोर्शन पे। बनावट हो गई इसकी, कार्यविधि होगी। कार्यविधि देखना चाहे तो एक बार देख लें हम इसमें कि धनावेशित कणों से स्रोत जो है वो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण डी में प्रवेश करता है। डी, कोई भी डी को आप ऋणावेशित मान सकते हैं, उसमें प्रवेश करवा दो इसे, तो यहाँ से ये D1 प्रारंभ में D2 ऋणावेशित है तो D2 में प्रवेश करता है। लंबवत, इस बात को जरूर ध्यान रखिए, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये वर्ताकार पथ पर गति करता है, फिर आगे अंदर प्रवेश करता है और फिर दूसरी डी में जाता है। D1 में इतनी देर में क्या होगा, इनकी ध्रुवता बदल जाएगी, फिर वो दूसरी डी है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर वहां पहुंचेगा, फिर उसमें गति करेगा। निरंतर गति बढ़ती रहती है और इसकी त्रिज्या बढ़ती रहती है। ये आपको इसमें थ्योरी में लिखनी है बात। सिद्धांत की हमने बात कर ली, अब इसकी बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन वही है जो हम कर चुके हैं, सिंपल बिल्कुल। कैलकुलेशन के लिए अपने पास क्या है, इसके चुंबकीय बल लगेगा, कण पर चुंबकीय बल F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ये ध्यान रखना, पहले हमने बात की थी 90 डिग्री पर हो क्या होगा, 0 डिग्री पर क्या होगा, और किसी भी कोण पर हो तो क्या होगा, सब बातें हमने कर ली है। तो उनमें से एक बात जो हमने 90 डिग्री वाला डेरिवेशन किया था वो यही है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, हमने बहुत बार बात कर ली। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, QVB, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात, वर्ताकार पथ पर गति बिना विकेंद्रीय बल के संभव नहीं है, और अभिकेंद्रीय बल होता है v²r। वर्ताकार पथ पर कण की गति के लिए अभिकेंद्रीय बल ये भी F इज इक्वल टू mv²r, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc लिख दें से, ये मैग्नेटिक फोर्स Fm बोल दे से। तो दोनों क्या होंगे, वृत्ताकार पथ के लिए दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे तभी वृत्ताकार पथ होगा। ये सारी बातें हम पहले कर चुकी हैं, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज आएगा, उसी के लिए हमें दोबारा कैलकुलेशन करना है, वरना पहले दो डेरिवेशन में कैलकुलेशन है हमारे पास। वृत्ताकार पथ के लिए दोनों वैल्यू बराबर होगी, 1 बराबर 2, तो क्या आ जाएगा, QVB इज इक्वल टू mv²r। v से भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, r को इधर ले आओ, QB को इधर ले आओ, तो r इज इक्वल टू आ गया mv/QB। पहले भी हमारे पास ये डेरिवेशन था, कोई नई बात नहीं, इसके अंदर सेम वही है, लेकिन नई बात क्या है अब हम करेंगे इतनी बात को। ये तो आ गया, त्रिज्या किसके समानुपाती है, देखो त्रिज्या किसके समानुपाती है, वेग के समानुपाती। सामने लिखा समानुपाती कि जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वेग भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। अब इसके अंदर नेक्स्ट बात लेते हैं, उसमें हमने ज्ञात किया था कि कण जब वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा कुछ ना कुछ, कितने समय में वो वर्ताकार पथ को तय करते हैं, क्योंकि आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है,
एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय। उसके बाद फिर आवर्तकाल आ गया तो आवर्ती होगी, आवर्तकाल का व्युत्क्रम 1/n आवर्ती होती है। आवर्ती आ गई तो कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 2πn। उसके बाद इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv² से निकाल सकते हैं। अब देखो उसके अंदर आवर्तकाल दो बातें इसके अंदर, एक तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं कि कण द्वारा एक डी में गति करने में लगा समय क्या होगा। कंपटीशन में ऐसी बातें जरूर पूछ ली जाती है कंफ्यूज करने की, और वहां गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा। क्वेश्चन क्या है, दोबारा फिर रिपीट कर ले बड़े कि कण द्वारा साइक्लोट्रॉन की एक डी में गति करने में लगने वाला समय क्या होगा। अब एक डी में गति करने में लगने वाला समय वो आवर्तकाल नहीं है, आवर्तकाल तो होता है पूरा चक्कर, जबकि एक डी में क्या हो रहा है, आधा चक्कर हो रहा है। इसका मतलब यहां पूरा वृत्त नहीं बन रहा है। जब एक डी की बात करेंगे, अगर हम एक डी में कहा जाए तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आधा वृत्त बन रहा है। चक्कर कोई भी ले जाए, सभी में वही बात है, आधा वृत्त बन रहा है। इसमें भी आधा वृत्त तो किसमें है, दूसरी डी में है। इसीलिए अगर एक डी में कहा जाए तो इसका मतलब हमें समय तो वैसे निकालना है, समय बराबर दूरी बटे 4, लेकिन दूरी हमने वहां क्या ली थी कि वहां तो पूरा वृत्त बना था, इसलिए हमने दूरी ले ली थी वृत्त की परिधि 2πr। यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ 2πr नहीं लेना। आवर्तकाल तो वही आएगा, अगर आवर्तकाल करें तब तो कोई चक्कर ही नहीं। आवर्तकाल तो सिंपल कॉमन वर्ड है कि एक चक्कर में लगने वाला समय, तो वो तो वही आएगा। एक चक्कर तो एक चक्कर होता है, पूरा होता है 2πr होता है एक चक्कर में। लेकिन अगर ये कहते हैं डायरेक्टली कि एक डी में कण को एक चक्कर करने में लगने वाला समय, एक डी में एक चक्कर नहीं होता है। एक चक्कर कौन सा होता है, जो आधा वृत्त है वही एक चक्कर होता है एक डी के अंदर, इसलिए वहां आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं अलग अलग लिख देता हूं इनको। कण द्वारा एक डी में कह दो या डी में कह दो, डी में एक चक्कर में लगा समय, तो ये आवर्तकाल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ये समय है। आवर्तकाल मतलब पूरे चक्कर का, पूरे चक्कर बढ़ेगा इसके दो वृत्तों में, यानी इसका दुगुना कर देंगे तो वही आएगा। तो यहाँ क्या कहा, समय बराबर क्या, दूरी बटे 4 तो हमने निकाल ली, 4 तो सभी यहां से आ जाएगी, लेकिन हमें दूरी ये निकालना समय, तो दूरी क्या होगी 2πr नहीं होगी, πr होगी। 4 क्या है, इसकी v है 4। अब इसे मान रख दो, बाकी सारे वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ से वैल्यू रख दो π/v, ऐसा कैसा, r की जगह r का मान ये ना mv/qb, mv/qb, और ये कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए πm/qb। फाइनल वैल्यू आ गई है t = यानी लिखता हूं मैं t = πm/qb। इसका मतलब एक डी के अंदर जो समय है, लगने वाला समय, वो उस पे निर्भर किसी पे भी निर्भर नहीं करता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, q चार्ज ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जितना है उतना ही। बाद में मैग्नेटिक जो है वो चेंज नहीं होगी, फील्ड चेंज नहीं होगा, इसलिए एज इट इज रहेगा। अब अगर बात करें कि आवर्तकाल याद करो, तो आवर्तकाल अलग बात है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके ऐसी लैंग्वेज अगर भेज दी जाए तो आपको ध्यान रखना है, एक डी की बात की जाए या एक डी में गति करने में लगा समय बात की जाए तो एक डी में आधा वृत्त गति होगी, तो वो ध्यान रखना। आवर्तकाल का चाहे कैसे भी निकाल लो, सीधा निकाल लो कि आधा चक्कर का समय निकाल लिया तो दुगुना कर दो, पूरे चक्कर का हो गया, तो भी वही बात आएगी, क्या आएगा 2πm/qb। और दूसरी बात वैसे निकाल लो 2πr, तो भी 2 गुना हो जाएगा इसके, बस वही रहेगा, कोई चीज नहीं। अब आगे आवर्ती निकालनी है, आवर्ती, तो आवर्ती आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है 1/t, n से f से लिख देते हैं 1/t, तो 1 बटा कर देंगे, उल्टा कर दो इसे, n = आ जाएगा qb/2πn। तो ये तो सारे रिजल्ट वहां भी वही थे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें भी वही थे, यहाँ भी वही है। ये एक बात थोड़ी सी जरूर ध्यान रखने वाली है।
फिर बात आती है कोणीय आवर्ती। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, 2 पाई एन का मान रख दो क्यू बी अपॉन 2 पाई एन, कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू क्या गया क्यू बी अपॉन एन। फिर अगर कहें कि इसकी ऊर्जा बताओ, ये भी पूछ लेते हैं ऊर्जा। तो अगर ऊर्जा याद करनी है इसकी गतिज ऊर्जा तो के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। वी का मान आप यहां से रख दो इसमें और सोल्व कर दो इसे। डे 72 और डे 70 इन दो क्लासेस में हमने आवेशित कण की गति को बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर कोई डायरेक्ट इस क्लास से पहुंचा है तो पहले उन दो क्लासेस को आप जरूर देख लें, इसकी पूरी समस्या सोल्व हो जाएगी। यानी ये सारे कैलकुलेशन अपने पास 2 बार है, तो तीसरी बार कर रहे हैं। जब तीसरी बार करोगे तो ऑटोमेटिक सब चीज क्लियर हो जाएगी। थोड़ा चूंकि आप प्रैक्टिस करें सोल्व करते समय। मान रख दे बड़े यहाँ k इज इक्वल टू 1/2 m। v का मान कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। ये नहीं देता मैं v इज इक्वल टू क्या है, क्यू बी आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर डिवाइड हो जाएगा, क्यू बी आर अपॉन m। तो वैल्यू आ जाएगी m। इसका स्क्वायर करना है q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो गया, k इज इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। समीकरण नेक्स्ट दे दो इसे, जो भी चल रही है अपने उसी के अनुसार। एक चीज और इसके अंदर पूछ लेते हैं, वो है कि कण के द्वारा यदि n चक्कर लगाए गए हों तो उसकी अर्जित गतिज ऊर्जा, उसकी ऊर्जा यदि लिख देता हूं मैं, कण द्वारा n चक्कर लगाए गए हो तो उसकी ऊर्जा। दूसरी बात इसके अंदर एक बात और ऐड कर देते हैं, ये भी लिख देते हैं v विभांतर पर। ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसको लगभग हम ध्यान भी देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसी चीजों को, तो इसलिए ऐसी जो बातें वो भी पूछ ली जाती है। इसको आप थोड़ा जरूर समझ लें। कण द्वारा n चक्कर लगाए गए हो तो उसकी ऊर्जा यदि विभांतर v होगा, यानी अब हमने पहले तो वेग की फॉर्म में निकाली ऊर्जा, अब पोटेंशियल की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में ऊर्जा, क्योंकि हमने सोर्स जोड़ रखा, वोल्टेज जोड़ रखे हैं, तो उसकी फॉर्म में। अब उसकी फॉर्म में ऊर्जा कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने विभांतर की परिभाषा, सबसे सिंपल परिभाषा पढ़ी थी, v इक्वल टू, उसके बात करते हैं, बाद में फॉर्मूला लिख दूंगा डायरेक्ट। v इक्वल टू w अपॉन q। कार्य की ऊर्जा होती है हमेशा, जहां जैसा कार्य वहां वैसी ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा निकालनी है तो भी गतिज ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जो बल गुणा विस्थापन होता है कार्य, तो वहां बल देख लो कितना लगा है, किस शेप में लगा है, किस कंडीशन से बल लगा है। बल F बराबर m में लगा है, गति कर रहा है, त्वरण है तो F बराबर m में यूज कर लो। ये बल अगर स्प्रिंग का बल है तो F बराबर kx यूज करते हैं तो kx यूज कर लो। जैसी कंडीशन होगी उसी के अनुसार हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो अब क्या ध्यान रखना है, कार्य की क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब हमें वोल्टेज की फॉर्म में, तो वोल्टेज की फॉर्म में कार्य है, वो वोल्टेज की फॉर्म में ऊर्जा हो जाएगी। तो W इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू Q। ये तो क्या आ गई इसकी कण की ऊर्जा। अभी हमें बात करनी है V इक्वल टू W अपॉन Q से, W जो वो क्या गया, V इंटू Q। यानी आवेश कहां से है, जो कण पर आवेश है वो है आवेश, उस आवेश से और उस पर जो विभवांतर अप्लाई किए हैं उससे भी हम उसकी ऊर्जा बता सकते हैं। लेकिन ये जो है वो किसके लिए, एक डी के अंदर है। ये डी वाला जो जरूर आप जरूर ध्यान रखा, दो जगह यूज हो रही है, बात पहले हमने कर लिया, वो टाइम निकालने में भी यूज होती है, दूसरी यहाँ भी। तो कण जो है वो पूरा चक्कर उसका कम हो रहा है, जब एक चक्कर यहाँ लग रहा है और एक दूसरी में लग रहा है, दूसरी में लग रहा है तो विभवांतर क्या हो रहा है, उसकी ध्रुवता बदल रही है, तो इसका वोल्टेज भी कम है। यानी ये प्रोसेस क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, तब वो एक चक्कर कंप्लीट होगा। इसलिए यहाँ अब ये ध्यान में ये गलती होती है, यहाँ VQ को किससे मल्टीप्लाई करना है,
2 सेकंड, तो ये तो हुआ एक चक्कर का। कितने चक्कर है? n है, इसलिए किससे गुणा कर देंगे इसको? n से गुणा कर देंगे, n इंटू 2 इंटू v इंटू q, ये फॉर्मूला बढ़ गया। तो अब इसके लिए सीधा लिख देता हूं मैं, तो आप चाहो तो ब्रैकेट में ये बात लिख लेना कि कैसे आया ये फॉर्मूला। ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होगी? n इंटू 2 इंटू v इंटू q के बराबर होगी, ये इसकी ऊर्जा है। अब देखो एक तो बातें और है जो आपके सिलेबस में दे रखी है, वो अब चर्चा कर लेते हैं। इसमें साइक्लोट्रॉन के सीमाबंध पूछ लेते हैं। सीमाबंध का मतलब लिमिटेशंस, कि क्या इसकी सीमाएं हैं, कि क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या है। सबसे पहली बात तो ये केवल कौन से कणों को गति करवाते हैं? सीमाबंध इसके जो है, सीमाबंध का मतलब लिमिटेशंस, कौन से कणों को गति करवाता है? ये केवल धनावेशित कणों को गति करवाता है। और दूसरी बात, भारी धनावेशित कणों को, बहुत ज्यादा हल्के जो धनावेशित कण उनको भी गति नहीं करवा सकता, क्योंकि बहुत हल्के तो उनका वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है, सापेक्षिकता सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टाइन ने जो दी थी, वो उसमें अप्लाई हो जाती है। वहां तक हम आगे नहीं जाएंगे। उसके अनुसार क्या होता है, अगर वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो वहां उसका जो द्रव्यमान है वो 0 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ नहीं होगी। इसीलिए आपको केवल ये ध्यान रखना है यहाँ कि किस कणों को गति करवाता है? ये केवल धनावेशित कणों को गति करवाता है, ऋणावेशित कणों को गति नहीं करवाता है। उसके लिए एक अलग उपकरण होता है, बीटाट्रॉन कहते हैं, उसका यूज किया जाता है। वो कॉलेज लेवल में आती है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। तीसरी बात, निरावेशित कण बचे, न्यूट्रॉन वगैरह, उनको भी ये गति नहीं करवा सकता। तो इसकी सीमाएं क्या होगी, लिमिटेशन क्या होगी इसकी, बाउंडेशन, कि केवल भारी धनावेशित कणों को गति करवा सकता है। फिर दूसरी बात आती है इसके उपयोग क्या है। तो इसके उपयोग जो है वो नाभिक की जो संरचनाएं हैं उनको अध्ययन करने में किया जाता है। उसके लिए तेज गति से कणों को गति करवाकर नाभिक पे टक्कर की जाती है, और फिर उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में उसकी व्याख्या की जाती है। ये जो है वो इसकी विशेषताएं हैं। तो ये अपना साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हो गया। इसके जो न्यूमेरिकल है वो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो हम बाद में न्यूमेरिकल क्लास में एक आधा न्यूमेरिकल कर लेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो इनसे सिंपल डायरेक्ट इंग्लिश से पूछे जाएंगे। आपको वेग दे दिया जाएगा, कण पर आवेश दे दिया जाएगा। अगर ऐसे कण दिए गए हैं जिनके आवेश हमें पता है, जिनके द्रव्यमान हमें पता है, तो वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। जैसे प्रोटॉन कहते हैं कि एक प्रोटॉन को गति करवाई जाती है, उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, फिर उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, उसका आवर्तकाल ज्ञात करो, आवर्ती ज्ञात करो, ऐसे एक दो बातें पूछ लेंगे उसमें। तो आपको न तो प्रोटॉन का आवेश दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश हमें पता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। नहीं हमें द्रव्यमान दिया जाएगा, द्रव्यमान हमें पता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। आपको जो चीज नहीं है पता है वो दी जाएगी कि वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना अप्लाई हो रहा है, वेग कितना है। फिर आपसे त्रिज्या पूछ लेंगे, आवर्तकाल पूछ लेंगे, ऐसी चीजें दी जा सकती है। तो इसको ब्रीफली आप पढ़ लें, थोड़ा बुक्स के अकॉर्डिंग देख लें, बाकी खुद जो है सेल्फ नोट्स बनाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे की जो क्लासेस है वो अपने कंटिन्यू कोशिश करें, कंटिन्यू चलेंगी। कभी कभार गैप भी आ जाता है 1-2 दिन का, तो आप पिछली क्लासों को रिवाइज कर लें, या आपको पता है कि हम कहाँ चल रहे हैं उसके अनुसार आप आगे का जो टॉपिक है थोड़ा सा खुद रिवाइज कर लें, ताकि जब आप क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से उसको समझ में आएगा। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में डे 74 में करेंगे। आज जो हमने टॉपिक किया है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको रिवाइज कर लें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।